मुंगेर में चुनाव हुआ, भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, वहां पे धांधली का आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कैसे देख रहे हैं आप? क्या आपको लग रहा है कि वाकई में धांधली हुई? अगर धांधली हुई तो क्या अगर आप वहां चुनाव हारते तो फिर ये आरोप लगा देंगे कि देखिए धांधली हुई, या फिर आगे की क्या तैयारी है? आप लोग फिर मुंगेर चुनाव जीत रहे हैं तो फिर अंततः भी सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? इसका जवाब दे दीजिए सर। देखिए, एक लाइन में चुनाव तो वहां हम जीत रहे हैं भारी बहुमत से। अंतर कम कर लेने के लिए, अंतर हार का जो होगा ना डिफरेंस, सत्ता पक्ष के लोग जो लड़ रहे थे, अंतर थोड़ा कम हो, बेइज्जती कम हो, इसलिए वहां सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का काम किया। अनंत सिंह सर बाहर आए थे, आप लोग ने आरोप लगाया कि पेरोल पे बाहर आए, खुलकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या अनंत सिंह का बाहर आना ललन सिंह को फायदा पहुंचाएगा? पूरी ताकत लगा दिया गया। सिंह जी जमीन बंटवारा के नाम पे आए थे, उनको पैरोल मिला था, ऐसा सुना था क्या कभी? सर एक सवाल, ऐसा क्या हुआ आपके टिकट पर चुनाव जीते, आपके पक्ष में बात करते रहे और अब आपके खिलाफ चले गए? क्या ऐसा अनबन हुई? पर्सनली मजबूरियां हैं, जानते ही हैं सबकी। हम नहीं जानते हैं, आप बताइए खुल के। ये कहने की बात नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी दबाव में, वो भी 4 तारीख के बाद बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। अब चले गए उधर, अब बहुत सारी मजबूरियां हैं। आप लोग चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कि 1 तारीख को चुनाव है तो ये अफवाह फैला दिया जाए कि नीतीश जी हमारे साथ आएंगे? क्या आप लोग स्वीकार करेंगे नीतीश जी को? आने की बात मैं कहाँ कह रहा हूँ भाई। वो आना चाहते हैं, आप ये बता रहे हैं? नहीं 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 नहीं, बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी पार्टी को बचानी है ना। 4 के बाद अब देखने वाली बात है। पहले वार भारतीय जनता पार्टी उस पे करती है कि ये करते हैं, अब दोनों एक दूसरे को खाने के चक्कर में है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। हर पक्ष का अपना दावा है कि वो ज़्यादातर सीटें जीत रहे हैं। इसी बीच हम आरजेडी कार्यालय में मौजूद हैं, जहां आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता अरुण यादव हमारे साथ हैं। उनसे हम तमाम मसलों पर बात करेंगे। आप बता दें कि मुंगेर लोकसभा चुनाव काफ़ी चर्चा में रहा। वहाँ अनिता देवी जो अशोक महतो की पत्नी है, वो सुप्रीम कोर्ट गई कि वहाँ गड़बड़ी हुई, फिर से मतदान किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। उस मसले पर बात करेंगे। हर्ष राज जो पटना यूनिवर्सिटी के कह सकते हैं कि छात्र नेता थे, उनकी जो है हत्या कर दी गई और फिर उस पर जातीय रंग देने की कोशिश की गई। यादव बनाम भूमिहार या भूमिहार बनाम पटेल बनाने की कोशिश हुई। इन तमाम सवालों पर हम जो है अरुण जी से जो है सवाल करेंगे। पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। 6 चरण का तो चुनाव हो गया है, 7वां चरण का होना बाकी है। कितना सीट जीत रहे हैं आप लोग सर? बिहार में इक्का दुक्का सीट छोड़ दीजिए तो तमाम सीट हम जीत रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन की लहर में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह साफ है। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग कहीं मैदान में है ही नहीं। हम पिछली बार 39 जीते थे, इस बार वो 1 सीट बचा, वो भी ले लेंगे, 40 में 40। हाँ, पिछली बार तो बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 39 सीट दिया था 40 में। सही ही उनका कहना है। लेकिन बिहार की जनता अब तो यह पूछ रही है ना इस चुनाव में, जब 40 में आपको 39 सीट दिया तो आपने बिहार को दिया क्या? जवाब दो भाई। बिहार की जनता से तो आपने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। 10 साल के अंदर बिहार को तो विशेष राज्य का दर्जा मिला नहीं, विशेष पैकेज मिला नहीं। पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर के एयरपोर्ट चालू करने की बात कही गई थी, वो भी चालू नहीं हुआ। बिहार में जितनी बंद पड़ी चीनी मिल चालू करने की बात थी, चाहे चंपारण का हो, नवादा का हो, रीगा का हो, बंद का बंद पड़ी है। ये तो बिहार के सवाल हैं। और विगत 10 साल से केंद्र में सरकार, और बिहार में विगत 17 साल से एनडीए की सरकार, कह सकते हैं 10 साल से यहाँ भी डबल इंजन की सरकार, फिर भी बिहार से पलायन जारी, भाजपा की चरम पर, महंगाई चरम पर। और 2014 और 19 में जो भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता से प्रॉमिस किया था, कहा था ना, बरी हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार अच्छे दिन लाएंगे। क्या अच्छे दिन आया? महंगाई कम हुई। अब कहा था ना भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने, प्रत्येक वर्ष नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, 10 साल में 20। अरुण जी सुन लिया जाए। मैं नहीं भाई, सारे सवाल
लूंगा और सारे सवाल का जवाब दूंगा, तभी तो लोगों को पता चलेगा। कहा था ना विदेशों से काला धन लाएंगे, प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। आपको मिला? आप ही बताइए। अमित शाह ने पहले कह दिया, ये जुमला है, पहले ही कह चुके हैं वो। फिर जो घोषणा पत्र होता है, मर्द का जुबान जुबान होता है ना, कहते हैं ना गांव में, लोग मानते हैं ना। और वो जो घोषणा पत्र होता है और उसको एक तरह से संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी कहती है। अरुण जी आपको टोकेंगे एक मिनट के लिए। रामकृपाल यादव हैं, पाटलिपुत्र लोकसभा से एनडीए के प्रत्याशी, वो घूम हुए कह रहे हैं युवाओं से कि सवाल देश का है, देश सुरक्षित हाथों में रहना चाहिए, पीएम मोदी मजबूत नेता हैं। तो आप बिहार के मुद्दे गिना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुद्दा देश का है, देश के सम्मान का है, क्योंकि मोदी जी ने भारत को मजबूत किया है विश्व के नक्शे पर। रामकृपाल यादव घूम के यही बता रहे हैं। इसका मतलब रामकृपाल जी को आभास हो गया कि नौजवानों में आक्रोश है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, तब तो वो कह रहे हैं। और नौजवानों को पूरा भरोसा हो गया है, देश का संविधान और असुरक्षित है, आरक्षण खत्म होने वाला है। और नौजवानों ने देखा कि आज़ादी के बाद पहली बार सबसे बेरोजगारी दर नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, सबसे ज्यादा कमरतोड़ महंगाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, महिलाओं पर अत्याचार नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। तो इसलिए उनको आभास हो गया है। आप लोग आरक्षण के नाम पे, इसीलिए मैं बता रहा हूं ना, जो आप सवाल किए पहले उसका जवाब ले लीजिए। तो इसलिए उनको आभास हो गया है, जनता इंटैक्ट है। लड़ाई जो इस बार है, मुद्दा बना मोदी, इधर उधर की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग और देश के प्रधानमंत्री जी 7वां चरण तक यहाँ आए चुनाव प्रचार करने। यहाँ तक पटना की धरती पर बिहार की जनता ने दंडवत करने पर मजबूर कर दिया। देखे ना, गली गली घूमे। अगर प्रधानमंत्री जी जो प्रोमिस किए थे अगर पूरा कर दिए रहते तो घूमने की जरूरत थी। आज रामकृपाल यादव ऐसे उम्मीदवार को, उनको भी आभास हो गया इस बार दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि इस बार भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे भारतीय जनता पार्टी का जो था, आम आवाम ने नकार दिया है। और जनता अपने उनके जो मुद्दे हैं, मूल मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का जो सवाल है, महिलाओं का जो सवाल है, उस सवाल पर वो खड़े हैं और इसको हटाने के लिए संकल्प। लोग आरक्षण के नाम पे अरुण जी अफवाह फैला रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं आरक्षण खत्म नहीं होने दूंगा। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये आरजेडी वाले, कांग्रेस वाले अफवाह फैला रहे हैं। मोदी ने भी कहा कि मैं जब तक जिंदा हूं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को हाथ नहीं लगा सकता है। वो तो बार बार कह रहे हैं, फिर भी आप लोग एक एजेंडे के पीछे पड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आप पीछे ही पड़ गए हैं कि ये भाजपा वाले आए तो आप लोग, वो लोग संविधान खत्म कर देंगे। चिराग जी के मुंह से, चिराग जी ने तो खुद एक इंटरव्यू में दिया था कि अब जो आरक्षण का समीक्षा होनी चाहिए, जो संपन्न दलित हैं उसे आरक्षण नहीं लेना चाहिए, आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। तो वो तो संपन्न है, उनको त्याग देना चाहिए ना। अब समझिए, लगातार आरक्षण पर हमला हो रहा है और लगातार ये लोग मंच पर और मीडिया के सामने कुछ और बोलेंगे, लेकिन पब्लिक के बीच जाकर कुछ और बोलेंगे। आप बताइए, इस चुनाव की मैं बात कर रहा हूं और पिछले 2015 में भी चले जाइए, मोहन भागवत ने कहा था ना आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। कहा था या कि नहीं कहा था? 1 दर्जन नेताओं ने कहा हमें चाहिए 400 पार। अरे 272 में सरकार बनती है, 400 पार किस लिए चाहिए? तो उन्होंने लोगों के बीच क्या कहा, खुले मन से कहा। दर्जनों नेताओं ने, संघ के नेताओं ने कहा, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अरुण गवली से लेके कई लोग ने कहा इसलिए चाहिए कि संविधान को बदलना है। और आरक्षण की जहां तक बात कर रहे हैं आपको याद होगा जब मंडल कमीशन लागू किया गया तो कमंडल लेकर कौन निकला था? भारतीय जनता पार्टी के लोग। कमंडल लेके रथ यात्रा पे जो निकला था कौन? किसने विरोध करने का काम किया था? कर्पूरी ठाकुर ने जब यहाँ आरक्षण फॉर्मूला लागू किया तो उनकी सरकार को किसने
गिराने का काम किया था। भद्दी भद्दी गालियां, भद्दी भद्दी नारा, पता है ना, मैं बोलना नहीं चाहूंगा। अच्छा। किसने, मैं आप समाप्त होने दी, किसने देने का काम किया था। फिलहाल करंट में मैं बता रहा हूँ, जाति आधारित जनगणना हुआ ना बिहार में, पूरे देश में हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी कह के थक गए प्रधानमंत्री जी से कि आप कराइए पूरे देश में जाति आधारित गणना, खुल के आनी चाहिए, जिसकी जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। उन्होंने तो नहीं कराया, लेकिन बिहार सरकार ने कराई। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के प्रभाव के कारण हुआ। जाति गणना कराने के बाद, जाति आधारित गणना कराने के बाद 75% आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। दायरा बढ़ाने के बाद बिहार सरकार ने, कैबिनेट ने फैसला करके प्रस्ताव केंद्र को भेजा। किस लिए भेजा था कि आप 9वीं अनुसूची में जारी करिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया, आज तक नहीं किया। और आपने देखा होगा जब जाति आधारित गणना कराना यहाँ चालू किया बिहार सरकार ने, तो कोर्ट तक जाने का काम किया और प्रत्यक्ष रूप से विरोध तक दर्ज कराने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण और संविधान पर ना बोलें, क्योंकि उनके डीएनए में, मैं कहता हूं उनके डीएनए में, भारतीय जनता पार्टी और संघ के डीएनए में संविधान का विरोध है। बाबा साहेब के द्वारा रचित संविधान जब लागू हुआ था, जान लीजिए उस वक्त काला दिवस मनाने का काम किया था संघियों ने। उसके बाद हम लोगों का जो स्वाभिमान है, शान है, राष्ट्र का तिरंगा ध्वज है ना, उसका भी विरोध करने का काम किया। किसने? संघ ने, भारतीय जनता पार्टी ने। राष्ट्रगान का भी विरोध करने का काम किया। अरुण जी, अब अगला सवाल ले लीजिए, एक सवाल का बहुत लंबा जवाब हो जाएगा। तो ये बताइए कौन है विरोधी? किस मुंह से वो संविधान और आरक्षण की बात करता? तो ये है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, और एनडीए के साथ जो लोग गए हैं उसका भी चरित्र वही हो गया है। आप लोगों ने आरक्षण के मसले को उठाया, बीजेपी बैकफुट पर भी गई, लेकिन क्या वो बैकफायर हुआ? मोदी जी अब मंचों से कह रहे हैं कि देखिए ये जो विपक्षी पार्टियां हैं अगर सत्ता में आई तो SC ST OBC का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे देगी। तो क्या लग रहा है कि वो बैकफायर हुआ? क्या मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चला? क्या जवाब दीजिएगा इसका? मोदी जी को अब क्या बोलें, देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी समझ नहीं है। हमने तो बार बार कहा, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा, आप संविधान को पढ़िए, आप मंडल आयोग का जो रिपोर्ट है, मंडल आयोग का जो रिपोर्ट है उसको पढ़िए ना, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन उनको तो कोई मतलब नहीं है, स्क्रिप्ट मिल जाता है वो पढ़ देते हैं और फंस जाते हैं। जगहसाई उनकी होती है। पढ़ना चाहिए ना, उलूल जुलूल बात करने से क्या फ़ायदा? अगर पढ़ लिए रहते संविधान तो ये बात नहीं बोलते। पढ़ लिए रहते मंडल आयोग की रिपोर्ट, मंडल कमीशन जो लागू हुआ, तो ये बात नहीं करते। ये सब बेतुकी बातें हैं। तो क्या उसमें लिखा हुआ, आप बता दीजिए दर्शकों को। जो बोल रहे हैं वो पूरा भ्रम फैला रहे हैं, इस तरह की बात नहीं है। आरक्षण जो है, आरक्षण तो जो सामाजिक स्तर पे कमजोर है, जो शैक्षणिक रूप से कमजोर है, गुजरात में भी कई मुसलमानों को दिया जाता है। ये तो उसको उठाने के लिए संविधान निहित है। जो कमजोर तबके, चाहे जिस वर्ग का हो, जिस वर्ग का हो, ऐसा नहीं। 3700 जातियां हैं मंडल आयोग के रिपोर्ट में, ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, उनको मिलता है। उसमें 100 से अधिक जातियां अन्य धर्म के भी हैं। तो फिर ये सवाल कहाँ से आ गया? यही तो कहते हैं बार बार प्रधानमंत्री जी, अध्ययन थोड़ा करिए ना, संविधान पढ़िए, मंडल आयोग की रिपोर्ट को पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा। लास्ट सवाल आपसे होगा, तेजस्वी यादव 250 रैलियां कर चुके हैं, हर जगह उनकी चर्चा है कि उनके बारे में कहा जा रहा है कि हवाई जहाज़ को उन्होंने ट्रैक्टर बना दिया। लेकिन मोदी जी मंचों से ये कहते हैं कि इस बार जो है तेजस्वी यादव जितना हेलीकॉप्टर का चक्कर काटना है काट लें, जेल भेजने की गारंटी मेरी है। एक लाइन और जोड़ते हैं, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, अरविंद केजरीवाल को भेज दिया, तो क्या तेजस्वी यादव को भी जेल भेजेंगे? क्या आप लोग के अंदर किसी तरह का डर या चिंता है कि आपके नेता अगर जेल गए तो फिर आप लोग 2025 की तैयारी कैसे करिएगा? तेजस्वी यादव डरने वाला आदमी है, आपको नहीं पता है?
एक बिहारी सब पर भारी। और प्रधानमंत्री जी का ये फ्रस्ट्रेशन है। पहली बार तेजस्वी यादव जी ने प्रधानमंत्री जी को धूल चटाने का काम किया, मुद्दे पर लाने का काम किया। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, सारा चीज उनके मुंह से निकला। मुंह से मंगलसूत्र, मुंह से मटन, मुंह से मछली, यहाँ तक मुजरा शब्द। अब समझिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और सबसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और इस देश में चुनाव हो रहा है। अब पूरे देश की नज़र है और किस तरह की बात कर रहे हैं। अब समझिए, अब तो उन्होंने अपने मुख से साबित कर दिया कि मैं ही सब चीज़ हूँ। कल तक जो मैं बोलता था, हमारी पार्टी कहती थी, हमारे नेता आदरणीय लालू जी, तेजस्वी यादव जी कहते थे कि सारा जो संवैधानिक संस्था वो मुट्ठी में कर लिए थे, वो तो अपने मुंह से स्वीकार कर लिए। जेल भेजने वाला वो कौन होता है भाई? क्या प्रधानमंत्री जी का पद संविधान से ऊपर है? जेल भेजना ये न्यायिक प्रक्रिया है ना, किसी को बंद कर देना प्रधानमंत्री का ये काम है, ये भाषा है क्या? इसे आप सारा समझ लीजिए। फ्रस्ट्रेशन में वो कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं। देश लोकतंत्र जो है संविधान से चल रहा है ना, तो ये सब बनावटी बातें हैं। और अरुण जी इस पे एक क्रॉस कर लेते हैं आपको ना। बिहार है, उनको पता नहीं। आपने कहा ना हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की बात। बिहार है, बिहार, दिल्ली और झारखंड नहीं। और बिहार की जनता इतनी सजग और होशियार है, उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करती। और तेजस्वी यादव जी को छू भी लिया ना, और सब्र का बांध जब टूटेगा ना, और इसका प्रतिकार बिहार से लेकर दिल्ली तक होगा, और उसके बाद ये संभाल नहीं पाएंगे। अगला सवाल होगा, मुंगेर में चुनाव हुआ, अनिता देवी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, वहाँ पे धांधली का आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कैसे देख रहे हैं आप? क्या आपको लग रहा है कि वाकई में धांधली हुई? अगर धांधली हुई तो क्या, अगर आप वहाँ चुनाव हारते तो फिर ये आरोप लगा देंगे कि देखिए धांधली हुई, या फिर आगे की क्या तैयारी है? आप लोग फिर मुंगेर चुनाव जीत रहे हैं तो फिर अनिता देवी सुप्रीम कोर्ट क्यों गई? इसका जवाब दे दीजिए सर। देखिए, एक लाइन में, चुनाव तो वहाँ हम जीत रहे हैं भारी बहुमत से। अंतर कम कर लेने के लिए, अंतर हार का जो होगा ना डिफरेंस, सत्ता पक्ष के लोग जो लड़ रहे थे, अंतर थोड़ा कम हो, बेइज्जती कम हो, इसलिए वहाँ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का काम किया, चारों तरफ नंगाई नाच करने का काम किया। आपने देखा ना हमारे उम्मीदवार को किस तरह से बेइज्जत करने का काम किया। उनके गाड़ी का शीशा तोड़ा गया, उन पर हमला हुआ। महागठबंधन समर्थित जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे अनीता देवी, और 45 बूथों पर जो गरीब गुरबा था, कमजोर तबके लोगों को वोट नहीं गिराने दिया। वहाँ बाहुबली जो सत्ता संरक्षित गुंडा था, जो सत्ता संरक्षित अधिकारी था, उन्होंने नंगा नाच करने का काम किया, बूथ लूटने का काम किया, एक पक्ष में मतदान करने का काम किया, तो नंगाई हुआ। क्या चुनाव आयोग आप लोग गए, शिकायत की? सेम डे हमारे नेता पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को सारी शिकायत की गई, सुनवाई नहीं हुई। रूप से सुनवाई आप तो जानते ही हैं, चुनाव आयोग देश का एक प्रकोष्ठ के रूप में काम करती है भारतीय जनता पार्टी के। कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद हमारे उम्मीदवार अनीता देवी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का काम किया, और आज सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। ऐसा नहीं कि मतलब जो है कि इनकार कर दिया, धांधली नहीं हुई। नहीं वो नहीं, हाँ, हाई कोर्ट जाइए, वहाँ तो जो प्रक्रिया है, तो न्यायालय पे हम लोगों को विश्वास है और न्याय मिलेगा। हम लोग हाई कोर्ट भी का मूव करेंगे। अनंत सिंह सर बाहर आए थे, आप लोग ने आरोप लगाया कि पैरोल पे बाहर आए, खुलकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या अनंत सिंह का बाहर आना ललन सिंह को फायदा पहुंचाएगा? अरे पूरी ताकत लगा दिया गया। ललन सिंह जी जमीन बंटवारा के नाम पे आए थे, उनको पैरोल मिला था, ऐसा सुना था क्या कभी? सर एक सवाल, ऐसा क्या हुआ? आपके टिकट पर चुनाव जीते, आपके पक्ष में बात करते रहे, और अब आपके खिलाफ चले गए, क्या ऐसा अनबन हुई? पर्सनली मजबूरियां हैं, जानते ही हैं।
सबकी हम नहीं जानते हैं, आप बताइए खुल के। अरे, ये कहने की बात नहीं है। शासनादेश के बल पर लोग किस तरह से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी दबाव में, वो भी 4 तारीख के बाद बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। अब चले गए उधर, अब बहुत सारी मजबूरियां हैं। आप लोग चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कि 1 तारीख को चुनाव है तो ये अफवाह फैला दिया जाए कि नीतीश जी हमारे साथ आएंगे? क्या आप लोग स्वीकार करेंगे नीतीश जी को? आने की बात मैं कहाँ कह रहा हूँ भाई। वो आना चाहते हैं, आप ये बता रहे नहीं हैं? नहीं 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 नहीं, बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी पार्टी को बचानी है ना, अपना बड़ा डिसीजन सर क्या होगा? अपना अस्तित्व बचाने के लिए वो कुछ निर्णय लेंगे। आपके साथ आएंगे, आपके साथ आएंगे ना, और क्या उपाय है? नहीं नहीं, क्योंकि वो बार बार कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को समाप्त करने पर तुली हुई है, उनके वजूद को समाप्त करने पर लगे हुए हैं। वो तो मोदी जी से गिड़गिड़ा रहे हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब आपके साथ ही रहेंगे। चुनाव हो गया ना, अंतिम चरण के चुनाव में 8 सीट पे हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पे लड़ रही? 4-5 सीट पे। कहीं वो नजर आए क्या? वो सदमे में है। और 4 के बाद अब देखने वाली बात है। पहले वार भारतीय जनता पार्टी उस पे करती है कि ये करते हैं, अब दोनों एक दूसरे को खाने के चक्कर में है। अब देखने वाली बात है। तो नीतीश जी समझ, भतीजा क्या चचा को स्वीकार करेंगे? अरे, किस शर्त पे करेंगे? बिहार का बात कहाँ है? तेजस्वी जी एक गंभीर लीडर हैं, पूरे बिहार और देश में जाने जाते हैं, ये बात तो जानते हैं। बरबोलापन में से वो नहीं है पूरा, ये तो सारे देश और दुनिया के जो प्रबुद्ध लोग हैं कहते हैं, और नेता प्रतिपक्ष हैं, अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें दम है। इस चीज को पढ़ने की जरूरत है, समझने की चीज है। चलिए ठीक है। तुम्हारे साथ आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव जी थे। हमने आप तमाम सवाल जो है उनसे पूछे और बेबाकी से जवाब दिया। आप उनकी बातों से सहमत है, असहमत है? कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।